हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या रिलेशन है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्लेन एंगल क्या होता है? जब हमारे पास एक लाइन होती है किसी प्लेन में 2D में, तो ये एंगल जो बनता है दो लाइंस के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। यहाँ एक आर्क होती है, ये एंगल बनता है ना। अब जैसे एक सर्किल ले लिया मैंने, अगर ऐसे ये सेंटर है, तो यहाँ से रेडियस रेडियस को मिलाया, तो ये एंगल क्या होता है? थीटा होता है। तो थीटा हम कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये क्या बनता है? अगर आर्क की लेंथ एल है तब ये होता है, और अगर स्मॉल पार्ट है डीएल और ये आर है, तब डी थीटा क्या हो जाता है? डी थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन आर। इसमें कोई दिक्कत? देखो, जैसे ये पूरी आर्क की लेंथ एल थी, अगर एक छोटा सा पार्ट हम लेते, छोटा सा पार्ट ये डीएल, डीएल हो जाता तो ये डी थीटा हो जाता, तब के लिए ये हो जाता। ठीक है, ये क्या है? एक स्मॉल आर्क, इस आर्क का एकदम स्मॉल लेंथ जो होता है उस पे थीटा की वैल्यू क्या है? डी थीटा। अब सपोज करो कि हमारे पास ये है एक सर्किल, एक प्यारा सा सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया था पहले से। तो अगर अब हमें निकालना है टोटल एंगल अराउंड अ पॉइंट। अब देखो, ये पॉइंट है हमारे पास जो सेंटर बना हुआ है। कलर चेंज कर लेने दो यार, यहाँ पे रेड कलर की जरूरत पड़ेगी हाईलाइट करने के लिए। भाई इधर आ जा। ये मान लो सेंटर ओ है। अभी देखो, ये हमने यहाँ पे सेंटर डिफाइन किया है, तो ये आर्क लेंथ क्या हो गई? डीएल हो गई। ये आर है, ये डी थीटा है। तब पॉइंट से जो टोटल एंगल बन रहा है वो एक सर्कुलर फॉर्म में बन रहा है। ऐसे ही देखो, छोटे छोटे एंगल यहाँ भी बनेंगे। देखो, एक छोटा एंगल ये बनेगा, यहाँ भी डी थीटा बनेगा, एक छोटा एंगल यहाँ पे बनेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बनेंगे। ये भी डीएल होगा, ये भी डीएल होगा। जब इन सारे पार्ट्स को जोड़ देंगे तो ये पूरा सर्किल बन जाएगा। तो देखो, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा एंगल क्या आएगा? डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा, तो मिल के पूरा एंगल क्या बनेगा? थीटा, जो हमें चाहिए टोटल एंगल अराउंड द पॉइंट। तो ये थीटा हो गया। डी थीटा का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये थीटा हो गया, और यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, मतलब थीटा क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा है। कोई दिक्कत नहीं, ये क्लोज्ड है पूरा, तो इसलिए हमने क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगाया है। जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है, तो यहां से घूम के आप फिर यहीं आओगे, इसीलिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो डी थीटा का हमें क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना है, और डी थीटा की वैल्यू क्या है? डीएल अपॉन आर। अब देखो, थीटा की रिस्पेक्ट में करना है तो आर को बाहर कर लो, आर कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस तो कांस्टेंट होगी ना, 1/r। तो क्लोज इंटीग्रेशन डीएल। अच्छा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डीएल करोगे तो क्या होगा? ये स्मॉल डीएल, ये स्मॉल डीएल, ये स्मॉल डीएल, ऐसे ही सारे डीएल जो हैं, सारे डीएल उनको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? ये सर्किल की क्या हो जाएगी? सर्किल का पेरीमीटर नहीं हो जाएगा? या फिर सरकमफेरेंस? यही ना होता है। और ये कितना होता है? 2 पाई आर होता है। सारा डीएल जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या है? थीटा इज इक्वल टू 1/r इंटी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू क्या आ गई है? 2 पाई आर। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना होता है? थीटा। प्लेन में किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आप टोटल एंगल निकालोगे तो वो हमेशा, अगर इनक्लोज्ड है तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सॉलिड एंगल की बात करते हैं। तो सॉलिड एंगल की बात करने से पहले सॉलिड एंगल होता क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो, सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करोगे? आइसक्रीम खाते हो? बिल्कुल खाते होगे, सब लोग खाते होगे। नहीं भी खाते होगे तो कोन तो देखे ही होगे। कोन होता है ऐसे, ऊपर से गोला रहता है। जब आप कोन में ऊपर से झांकते हो, कोन में आप ऊपर से झांकते हो, तो अंदर दिखता होगा ना ऐसे
पूरा सर्कुलर सा फॉर्म अंदर। तो ये जो एंगल बनाता है, देखो एंगल जब 2D में बनता है तो वो लाइन से बनता है, लेकिन जब एंगल आप 3D में बनाते हो तो वो किसी सॉलिड शेप में बनता है, इसीलिए इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे देखो अगले पेज पे, अभी देखो मैंने समझाने के लिए ये फिगर बनाया था। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट, ये ए बी सी डी, इसको रेक्टेंगल बोलो या स्क्वायर बोलो, मान लो कि ये इस पे एंगल बना रहा है। अब कैसे, ये सामने रखा हुआ है, ये हमने सामने रखा हुआ है, ठीक है। अब सपोज करो ये आपकी ह्यूमन आई है, ये आपकी ह्यूमन आई है, तो एक लाइन यहां से आएगी आपकी आंख पे, बिल्कुल आएगी। एक लाइन यहां से भी आएगी, बिल्कुल आएगी सर, क्यों नहीं आएगी। एक लाइन सर यहां से भी आएगी, इस वाले कॉर्नर से, और एक लाइन यहां से भी आएगी, आएगी ना सर। तो ये चारों लाइन जब आप मिल के देखोगे तो क्या बना रहे हैं, इमेजिन करने की कोशिश करो। देखो ए बी के बीच का एंगल देखो, ए और बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ पे कहीं होगा, मान लो अभी के लिए ये होगा। ए और डी के बीच का एंगल क्या होगा, देखो दोनों येलो लाइन से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ए और डी के बीच का एंगल होगा। अच्छा डी और सी के बीच में भी तो कुछ एंगल होगा, सपोज करो वो ये है। सी और बी, देखो सी और बी, व्हाइट वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन, सी और बी, इसको भी हमने मिला दिया। देखो तो ये एक एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और ये एंगल एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप का है, तो ये सॉलिड एंगल बनाता है। इसीलिए जब 3D में एंगल बनता है तो वो किसी ना किसी सॉलिड के शेप में होता है और इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ये लेंथ नहीं हो सकती, जब ये पूरा सॉलिड शेप है तो यहाँ पे आप लेंथ नहीं रख सकते, इसकी जगह आप क्या रखोगे, एरिया रखोगे। इसका पूरा एरिया एंगल सबटेंड कर रहा है ना, इसका जो ये पूरा एरिया होगा, सपोज करो इसका एरिया अगर हम इसकी लेंथ x रख लें तो इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो, ठीक है। तब के केस में देखो ये पूरा एक्स स्क्वायर इस पे एंगल बना रहा है पूरा, वो तो मैंने 4 लाइन दिखाने के लिए बनाई है ना, हर पॉइंट से लाइन आएगी, आएगी ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारा सॉलिड एंगल हुआ। तो कोन के लिए जैसे मैंने बनाया था, अब इसके हर पॉइंट से जब एंगल बनेगा तो बेटा यहाँ पे भी एक छोटा सा सर्किल नहीं बनेगा क्या, बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। तो ये जो एंगल होता है सॉलिड एंगल, इसको हम इस ओमेगा से या फिर इस ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट, स्टेरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल अभी समझ में आया, सॉलिड एंगल क्या होता है, बस इसको याद रखो, ये आगे काम आएगा, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। तो सॉलिड एंगल की डिफिनेशन क्या होती है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या है कैसे है इसको आगे समझते हैं। देखो अब ये डी ओमेगा अगर हम एक पॉइंट पे ले रहे हैं, सपोज करो एक स्फीयर है, आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है। अब स्फीयर को हम 3D में बना नहीं सकते, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। सपोज करिए ये एक स्फीयर है और ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पे मैं एक सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं प्लेन में, मतलब ये सर्किल क्या है, ये सर्किल प्लेन में है, ये सर्किल हो गया, रेडियस क्या हो गई, आर हो गई, और ये रेडियस क्या होगी, ये भी आर होगी, और ये भी आर होगा, होगा कोई दिक्कत। पॉइंट को नाम दे दो ए बी सी डी। देखो बेटा, अब अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी, अभी मान लो ये पॉइंट रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बाद में करेंगे। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट रख रहे हैं तो इससे अगर हम एंगल बनाना शुरू करें तो कहाँ कहाँ एंगल बनेगा,
यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा, हर जगह एंगल बनेगा। छोटे छोटे एंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब इसको बाहर से अगर समझो, ऊपर से एक छोटा सा एरिया इसका ले लो और ये सेंटर ले लो, ये यहाँ एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा बेटा? सब जगह एंगल बनाएगा, बनाएगा ना। तो अगर ये एरिया बी ए ले लो अभी के लिए, और रेडियस आपकी आर है, इसको ये मत सोचना कि ये बीच में है, ये सरफेस के ऊपर है, ये सरफेस के कहीं यहाँ की हम बात कर रहे हैं। देखो हम बार बार समझा रहे हैं, इसको ऐसा मत समझ लेना कि सर कहीं ऐसे बनाए हैं। ये फिगर है, ये कोई पार्ट है, ये कोई पार्ट है उसका। ये तो वैसे ही ये भी गोले का एक पार्ट है। जैसे अब बॉल होती है ना क्रिकेट की, तो ये उसके ऊपर की सरफेस है और ये अंदर का सेंटर है, समझ रहे हो? तो ये डीए है और ये आर होगी, तब आपको जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब इस केस में अगर आपको पूरा एंगल चाहिए तो आप क्या करोगे? आप इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे ना सर? बिल्कुल कर देंगे सर, आराम से। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है सर। अब ये क्या हो जाएगा? ओमेगा 1/r² बाहर निकल आएगा और ये आ जाएगा डी ए। और इसका जो पूरा एरिया होता है स्फीयर का, एरिया का जो होता है स्फीयर का, ये होता है 4πr²। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा? 4π। तो देखो कोई भी इनक्लोज्ड शेप अगर है 3D में, इनक्लोज्ड शेप है, तो वो अपने अंदर सिचुएटेड, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट सिचुएटेड है तो वो उस पूरी इनक्लोज्ड जो शेप है उस पर टोटल एंगल 4π का ही बनाएगा। ये याद रखना, ये आगे हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अभी के लिए इतना डन करो, अब आगे चलते हैं। ये वही डेरिवेशन है, इसमें cos थीटा है, क्यों है वो आगे बता रहे हैं। देखो ये 4π होता है, निकल के आता है 4π। ये टोटल सॉलिड एंगल है। एनी क्लोज्ड सरफेस, जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है, एनी क्लोज्ड सरफेस सब्सटेंस सॉलिड एंगल 4π एट एनी इंटरनल पॉइंट। चलो कोई बात नहीं, इंटरनल पॉइंट पे यही एंगल बनाते हैं, इनकी कहानी खत्म हो गई। अब एक बात बताओ, अभी तक तो जो पढ़ना था पढ़ लिए कि सर एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, सर हमने दोनों पढ़ लिया। लेकिन अब ये बताओ इसका काम क्या है? इतना देर से तो एक चीज चल रही है कि हाँ सर ये होता है, ये होता है, ये होता है, पर अब क्या? चलो बताते हैं, स्टोरी आगे सुनो। ये cos थीटा कहां से आया, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, ये जो एक चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, निकलती हैं? बिल्कुल सर निकलती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो क्या होगा? आगे जाएंगी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होगा, बिल्कुल होगा। एक बात बताओ, जैसे जैसे ये दूर होती जाएंगी वैसे वैसे वीक होती जाएंगी, जैसे जैसे ये सेंटर से दूर होती जाएंगी वैसे वैसे वीक होती जाएंगी ना? बिल्कुल होती जाएंगी। अरे सर डिस्टेंस बढ़ रही है, हमने तो पढ़ा ही है कूलम्स लॉ में, तो इसमें कौन सी नई बात है? डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। फोर्स की होगी कम, तो फोर्स कम होगा तो फील्ड तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आखिरकार ई में क्या रिलेशन है? ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू ही तो है। तो जब एफ 1/r² के प्रोपोर्शनल है तो ई भी तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा सर, होगा। लेकिन बेटा देखो ये है एक पॉइंट चार्ज। अब सपोज करो कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज, ये हम 2D में देख रहे हैं, प्लेन में, प्लेन ऑफ पेपर में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ये पूरा एक प्लेन ऑफ पेपर है, इसमें हमने ड्रॉ किया है।
लेकिन अगर इसकी जगह हम इसको 3D में देखें, 3D में देखें तो क्या देखेंगे कि बेटा देखो ये एक चार्ज है, ठीक है, एक साइड का ही विजन लेके चल रहे हैं, एक लाइन गई, अब हम चार्ज लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं बेटा, एक यहां से गई, एक यहां से गई, एक यहां से गई, एक यहां से गई। अब बेटा अगर हम एक एरिया ले लें यहाँ पे, क्लोज्ड एरिया, तो ये एक सॉलिड एंगल बना रहा है एबीसीडी पे, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, एक सॉलिड एंगल बना रहा है, वो चलो ओमेगा है। अच्छा ये लाइंस जब बढ़ेंगी, ये सेम लाइंस हैं, बस इनको आगे बढ़ा हुआ दिखा रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे वही सेम जो आपके पास एबीसीडी था वो यहां ले आए, तो क्या अब आपको ये दिख रहा है इसमें से कितनी लाइंस क्रॉस हो रही हैं? पहले देखो यहाँ पे इसमें से कितनी लाइंस क्रॉस हो रही हैं, 5। यहां से कितनी क्रॉस हो रही हैं, 2, एक ये और एक ये। इसका मतलब समझ रहे हो कि सेम एरिया से पहले 5 लाइंस क्रॉस हो रही थी और आगे जाने पे सेम एरिया से 2 लाइन क्रॉस हो रही हैं। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा है। यहाँ उतने एरिया में से 5 लाइंस जा रही हैं, यहाँ सेम एरिया में से 2 लाइंस जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम आउटवर्ड मूव करते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज से, रेडियली आउटवर्ड मूव करते हैं, तो सेम सॉलिड एरिया से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज करेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो घटती जाएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ is directly proportional to electric field lines passing through a fixed area। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी। डेंसिटी जैसे जैसे डिक्रीज करेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या है, वो कम होती जाएगी। सीधी बात है यार, अब यहाँ पे 5 लाइंस थी, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहाँ 2 लाइन है, कम है। अभी और आगे बढ़ाओगे तो शायद एक ही लाइन जाए, तो और कम है। तो मतलब जैसे जैसे आप अवे मूव कर रहे हो रेडियली, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती जा रही है। एक चीज समझ में आई? अच्छा ठीक है, चलो अब इसके आगे एक चीज और समझते हैं। नॉर्मल जानते हो, नॉर्मल जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये जो निकल गया जो इसके परपेंडिकुलर है, ये प्लेन में है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये होता है नॉर्मल। इसको हम एन कैप से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर। अब एक बात बताओ, सपोज करो ये एक प्लेन है, सपोज करो ये एक प्लेन है, इसका डायरेक्शन वेक्टर, अरे यार ये टेढ़ा क्यों बन जाता है हरदम, इरेजर कहाँ गया, सपोज करो ये इसका एन कैप है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो इसके पैरेलल हैं, ठीक है। ये एरिया क्या है, इसको अगर ये छोटा सा एरिया है, एलिमेंट एरिया है, तो इसको डीए कर लोगे। सपोज करो आपकी शेप इतनी बड़ी है और उसमें से आप ये देख रहे हो, तो ये डीए हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये एन कैप हो गया। तो देखो यहाँ पे जो डीए है और जो ई है, इसके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है ना।
तो इसका मतलब यहां पे अगर हमको यहां पे देखना है कि फ्लक्स, अब हम बात करेंगे फ्लक्स की, फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, पर अभी फ्लक्स का डिनोटेशन समझो सिर्फ d5 क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए, ठीक है, जहां पे cos थीटा क्या होगा, cos थीटा 0 होगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना सर कि हर केस में 0 ही हो सकता है ज्यादा हो। अब जैसे एक और ले लो प्लेन, एक और प्यारा सा प्लेन ले लो और यहाँ पे नॉर्मल बना दो ये। अब सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तब ये एंगल नॉर्मल से कितना होगा, थीटा होगा। तब एलिमेंट्री फ्लक्स कितना होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट्री एरिया से, डी ए इंटू ई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों होगा, देखो ये तुम्हारे दो कंपोनेंट हैं, ये प्लेन है और ये वर्टिकल है। अब यहां से अगर कोई चीज एंगल बना रही है, तो आप अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो आपको अगर इसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए, इसका ये ई है, तो आप क्या करोगे, ई कॉस थीटा ही निकालोगे ना। आपको पता है जब आप वेक्टर पढ़े हो तो आपने ये पढ़ा हुआ है ना कि अगर कोई पॉइंट है या कोई वेक्टर है या कोई भी चीज है, फोर्स एफ है, तो इसका अगर इसके अलोंग चाहिए तो क्या होता है, एफ कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए होता है क्या होता है, एफ साइन थीटा। तो यहाँ ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल, तो इसलिए ई कॉस थीटा लिया हमने, ठीक है। जहां से एंगल बना है इसलिए हमने इसको लिया है, अदरवाइज अगर यहाँ से एंगल मेजर होता तो ये होता, लेकिन एंगल हम हमेशा नॉर्मल से मेजर कर रहे हैं, नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तब के केस में क्या होगा, ये होगा। अच्छा एक तीसरा केस भी हो सकता है ना, ये नॉर्मल है और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना के, तब यहाँ cos 90 रख दोगे, थीटा इज इक्वल टू 90 पुट हो जाएगा, और जब 90 पुट करोगे तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना। इसीलिए देखो मैंने इसको छोड़ा था यहाँ पे, ये देखो मैंने बोला था डी ए कॉस थीटा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आप हमेशा लाइंस हमेशा बिल्कुल उसके पैरेलल ही जाएंगी। आपका नॉर्मल वेक्टर जो भी है आपका, उसके हमेशा तो पैरेलल जाएंगे नहीं, हो सकता है आपका नॉर्मल वेक्टर ऐसे हो और ये ऐसे जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एरिया का वो कंपोनेंट लिया था। देखो एरिया भी जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा जाए, अब लाइंस ऐसे हैं, अब यहाँ फील्ड लाइंस को हम स्टेबल कर दे रहे हैं, अभी तो एरिया हम ऐसे लिए हैं बिल्कुल ऐसे, लेकिन हो सकता है कि एरिया ऐसे भी हो या एरिया बिल्कुल ऐसे हो जाए प्लेन। ये इसके नॉर्मल वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये एरिया जो अभी तक हम पूरा डीए ले रहे थे, अब हम उसका कॉस कंपोनेंट लेंगे डीए कॉस थीटा, इस वजह से हमने इसको डीए कॉस थीटा लिखा है। आपको कुल मिला जुला के इसमें से याद रखने वाली चीज ये है, बाकी अंडरस्टैंड करने के लिए है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अदरवाइज ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्लक्स की, कि फ्लक्स क्या होता है सर। देखो फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इन जनरल एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू फ्लो। अब किसका फ्लो ये नहीं बताया गया था, वाटर का भी हो सकता है, एयर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका किसी पर्टिकुलर एरिया से जो फ्लो होता है, उसकी जो मेजरमेंट होती है उसको हम फ्लक्स कहते हैं।
कैसे कहते हैं अब उसको हम डेफिनेशन वाइज तो समझेंगे ही। एक सिंपल डेफिनेशन अगर आपको लेनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस कैन बी डिफाइंड एज द टोटल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, फाई से। इसीलिए मैंने एलिमेंट्री फ्लक्स को डी फाई लिया था। अभी समझ में आई बात? चलो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो आगे समझते हैं। देखो ये अगर अब हम क्या कर रहे हैं, हम बनाते हैं पहले 3 सरफेस बनाते हैं, फिर से एक सरफेस, 2 सरफेस और ये तीसरी सरफेस। सारा कलर सेम सेम हो जा रहा है, थोड़ा येलो कर लिया जाए। ये नॉर्मल वेक्टर एंड कैप, ये नॉर्मल वेक्टर एंड कैप, यहाँ पे ये नॉर्मल वेक्टर नीचे एंड कैप। फिर से लाइन का कलर चेंज कर लिया जाए, ग्रीन कर लेते हैं। अब सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं बिल्कुल पैरेलल। फिगर पे मत जाओ, फिगर टेढ़ा बन रहा है। सपोज करो कि लाइन सीधी है, इनके इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तब क्या होगा, एरिया एलिमेंट डी है भाई, और लाइंस जितनी क्रॉस हो रही हैं वो पूरा क्रॉस हो रही हैं, यानी एंगल 0 है, ई कॉस 0 यानी कि ई। अभी मैंने फ्लक्स की आप लोगों को क्या डेफिनेशन बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड passing electric flux through a surface can be defined as total number of electric fields lines passing through that surface। अच्छा ये पास कर रही है तो किसी एंगल पे भी पास कर सकती है, जैसे ये थीटा, सारी की सारी जा रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। दोनों में फर्क है, अभी बताता हूं क्या फर्क है, ठीक है। देखो तब हमने एलिमेंट्री फ्लक्स निकालने के लिए क्या बोला है, हमने बोला है ये किसके बराबर होगा, E इंटू डी ए। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया है, कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालोगे तो E डॉट डी ए का मतलब होता है, अगर इसको आप निकालोगे तो ये आएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये सब तो आप लोग को मैकेनिक्स में पढ़ाया गया होगा, मतलब ई के फॉर्म में नहीं बताया गया होगा बट चीजें तो बताई ही गई होंगी। तो ये हो गया एक चीज। अब अगर टोटल फ्लक्स, अगर पूरा जो कर्व है या कोई भी सरफेस है उससे टोटल फ्लक्स निकालना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो। ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ये याद रखेंगे आप लोग। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एट अ गिवन टाइम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ओके, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट मीटर। अभी के लिए इस केस में देखो क्या हो जाएगा, ईडीए कॉस थीटा। इस केस में ईडीए हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगा, उल्टा हो रहा है, मतलब लाइंस जिधर हैं फ्लक्स उसके अपोजिट जा रहा है। मतलब ये नॉर्मल वेक्टर नीचे की तरफ है, ये ऊपर जा रहा है, तो एंगल कितना हो रहा है, पहले 0 बन रहा था अब 180 डिग्री बन रहा है, तो cos 180 की वैल्यू रख दो आप, आपको मिल जाएगा आंसर। और इसी के साथ हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं लेक्चर को। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन आपके बाकी कूलम्स लॉ से क्या है, गॉस लॉ जो है वो क्या है, गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को कैसे डिराइव करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। इससे हमें भी मोरल बूस्ट मिलता है आगे और मेहनत करने के लिए। थैंक यू सो मच।